नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की अपनी इस कक्षा में, जिसमें हम यूजीसी नेट जेआरएफ के अंतर्गत इकाई 4 वैचारिक पृष्ठभूमि पर बात करेंगे। इसके अंतर्गत एक टॉपिक है खड़ी बोली आंदोलन। और खड़ी बोली आंदोलन से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें परीक्षा के लिए उपयोगी होंगी, आज उन पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले आप लोग नवजागरण, हिंदी नवजागरण जैसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको पढ़ चुके हैं। नहीं देखा है वो क्लास तो आप सबसे पहले उस क्लास को देखिए, ताकि ये वाली क्लास आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए। तो खड़ी बोली आंदोलन की बात करेंगे। इसमें से सबसे पहले बात करेंगे खड़ी बोली क्या है। देखो, हिंदी का कहते हैं शुद्ध रूप जो है वो खड़ी बोली। और जब हम खड़ी बोली की बात करते हैं तो जो साहित्य में प्रयोग होने वाली भाषा है, बहुत सारे विद्वान ऐसा मानते हैं कि साहित्य खड़ी बोली में ही लिखा जाना चाहिए। आगे हम उस पर चर्चा करेंगे कि कौन से साहित्यकार ऐसा मानते हैं। तो खड़ी बोली में ही साहित्य लिखा जाए, ऐसा एक प्रकार का आंदोलन चल निकला। आंदोलन कहने का तात्पर्य यह है कि हर कोई इसके पक्ष में, मतलब ज्यादातर लोग इसके पक्ष में थे कि खड़ी बोली में ही रचनाएं की जाएं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप मध्यकाल में देखते हैं तो मध्यकाल में जो साहित्य की भाषा थी, या भाषा उस समय सबसे ज्यादा प्रचलित थी, वो ब्रज भाषा थी। वैसे ये बोली होती है, लेकिन चूंकि उस समय इतना ज्यादा इसका महत्व था तो इसको ब्रज भाषा की संज्ञा जो है दे दी गई। तो ब्रज भाषा कब वो समय था? वो मध्य काल का समय था। साहित्य में ब्रज भाषा प्रयोग हो रहा था, लेकिन कहते हैं राजनीति के क्षेत्र में खड़ी बोली को कहीं ना कहीं वो सम्मान मिलना शुरू हुआ धीरे धीरे, जो आगे चलकर साहित्य में भी प्रयोग करना चाहिए हमें खड़ी बोली को, यह आंदोलन का रूप ले लेता है। और बहुत सारे हमारे साहित्यकार हैं जो इसके समर्थन में उतरते हैं। हालांकि बहुत से साहित्यकार ऐसे भी थे जो उसके विरोध में थे। उनको लगता था कि काव्य रचनाएं, खासकर जब हम पद्य की बात करते हैं, तो वो खड़ी बोली में इतनी सरस नहीं होती हैं जितनी ब्रज भाषा में होती हैं। तो यहाँ पर कुछ इसके पक्ष में थे, कुछ इसके विपक्ष में थे। तो जो पक्ष में थे वो उसको बढ़ाने के लिए रचनाएं कर रहे थे, लोगों को प्रोत्साहित कर रहे थे। और आपने जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को पढ़ा तो अयोध्या प्रसाद खत्री जी की बात करते हैं, कहते हैं कि ये तो खड़ी बोली का झंडा लेकर निकल पड़ते थे। मतलब इतना ज्यादा समर्थन में आते थे कि लोगों को जागरूक करने के लिए कि भाई खड़ी बोली का प्रयोग करना है, तो वो खड़ी बोली के नाम का झंडा लेकर चला करते थे। तो खड़ी बोली आंदोलन पढ़ें, शुरुआत करें कि खड़ी बोली आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, कौन सी वो रचना है, या खड़ी बोली से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हमारे कवि, साहित्यकार, रचनाकार हैं, उनकी बात करें। उससे पहले थोड़ा सा समझेंगे कि खड़ी बोली क्या है और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। देखो, खड़ी बोली का विकसित रूप जो है, हिंदी हिंदी का जो है, हिंदी को खड़ी बोली का विकसित रूप माना जाता है। इसको ध्यान रखें। कौन सी हिंदी? अभी हमने बात की जो हम साहित्य में प्रयोग करते हैं और जो हम आम तौर पर हिंदी के रूप में जानते हैं। तो हिंदी को खड़ी बोली का विकसित रूप जो है माना जाता है। सवाल कहीं से भी बन जाता है, इसलिए बहुत ध्यान से सारे पॉइंट को देखें। और नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट अपने हाथों से खुद बनाएं। ठीक है। अब ये जो खड़ी बोली है, हमने कहा हिंदी खड़ी बोली का ही विकसित रूप है। इसको कहाँ से हम शुरुआत मानते हैं, यानी कहाँ से इसका उद्भव हुआ, तो ध्यान रखेंगे। एक तो आपको याद रखना, खड़ी बोली को ही क्या कहा जाता है? कौरवी भी कहा जाता है। कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है, या कौरवी का अन्य नाम क्या है। तो खड़ी बोली या कौरवी, ये दोनों एक ही नाम है। अच्छा, इसका विकास कहाँ से हुआ, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो सौरसेनी अपभ्रंश से। इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? सौरसेनी अपभ्रंश। ये सारे सवाल जो हैं एक एक नंबर के हैं और सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो खड़ी बोली को ही कौरवी बोली, कौरवी बोली का विकास कहाँ से होता है, यानी उस उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से होती है। और इसका क्षेत्र क्या है? कई बार ना इसका क्षेत्र पूछ लिया जाता है कि भाई क्षेत्र क्या है, कहाँ पर बोली जाती है। तो एक तो देहरादून का जो मैदानी क्षेत्र है, देहरादून का मैदानी क्षेत्र, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो सहारनपुर, मुजफ्फरपुर,
इसके अलावा मेरठ, दिल्ली, मेरठ हो गया, आपका जो दिल्ली है यहाँ पर भी खड़ी बोली का जो है प्रभाव ज्यादा देखा जाता है। बिजनौर हो गया, बिजनौर, रामपुर, कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर आप देखते हैं कि खड़ी बोली का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है, या खड़ी बोली का एक तरह से इसको कह सकते हैं केंद्र है। जैसे दिल्ली को ले लें, देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर। हालांकि देहरादून जैसे क्षेत्र में बहुत, किसी राज्य में ये नहीं कह सकते कि एक ही भाषा चलती है, ठीक है। किसी राज्य की किसी विशेष क्षेत्र में कोई भाषा बहुत प्रचुर मात्रा में चलती है, तो उस आधार पर आप इसको कह सकते हैं कि ये वो जगहें हैं जहां पर खड़ी बोली या कौरवी का हमें प्रयोग ज्यादा दिखाई देता है। सवाल एक और बनता है कि भाई खड़ी बोली की हम बात कर रहे हैं, आंदोलन तो बाद में शुरू हुआ, खड़ी बोली की शुरुआत तो शॉर्ट सैन्य अपभ्रंश से हमने मानी, लेकिन इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? तो इसके जन्मदाता जो हैं, मतलब जन्मदाता कह लें या हम इनका सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कह लें, हालांकि उनको ये नहीं पता था कि ये खड़ी बोली है। उस समय उनका नाम जो है खड़ी बोली उन्होंने नहीं दिया था, नामकरण बाद में हुआ, आगे हम उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था, अमीर खुसरो। और सोचो, अमीर खुसरो जो हैं, कहते हैं जो इनकी पहेलियां और मुकरियां हुआ करती थी ना, वो खड़ी बोली में ही होती थी। और ये 14वीं शताब्दी की बात है, 14वीं शताब्दी में ये अमीर खुसरो जी हुए थे। और इस समय इनकी जो पहेलियां थी, रचनाओं में इनकी पहेलियां और मुकरियां मुख्य रूप से खड़ी बोली में ही प्रयोग होती थी, या खड़ी बोली में ही इन्होंने लिखा था। तो अभी सवाल बने, सबसे पहले किसने प्रयोग किया? सबसे पहले इनका जन्मदाता कौन है? तो अमीर खुसरो को आपको याद रखना है। अब इन्होंने प्रयोग तो कर दिया, लेकिन एक सवाल और निकलता है कि भाई इनको पता नहीं खड़ी बोली इसका नाम है, तो सबसे पहले इसका नामकरण किसने किया है? यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण, नामकरण किसने किया, या सबसे पहले इस भाषा के लिए खड़ी बोली शब्द का प्रयोग किसने किया? खड़ी बोली के लिए खड़ी बोली शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? चलिए मैं आपसे सवाल पूछती हूँ और आप लोग फटाफट से कमेंट करके इस वाले प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लल्लू लाल ने किया था। लल्लू लाल। अच्छा, ये हमें कैसे पता चलता है? ये डॉक्टर बच्चन सिंह जी अपनी पुस्तक में इस चीज का उल्लेख करते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह जी के अनुसार कहते हैं कि खड़ी बोली के लिए खड़ी बोली शब्द का प्रयोग संभवतः पहले पहल लल्लू लाल जी ने किया था। और किसके अनुसार? डॉक्टर बच्चन सिंह जी के अनुसार। ये भी आपको याद रखना है। खड़ी बोली की बात करते हैं तो खड़ी बोली वास्तव में है क्या, इसकी विशेषता क्या है, इसके बारे में बहुत सारे विद्वान अपनी अपनी राय रखते हैं। कई बार कथन के रूप में पूछ लिया जाता है, तो एक बार आप सभी महत्वपूर्ण कथन जो है उनको लिख लें, ताकि कभी एग्जाम में पूछा जाए तो आपको पता हो कि किसका कौन सा कथन है। देखो, खड़ी बोली फोर्ट विलियम की टकसाल से निकला है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी, जहां पर कहते हैं खड़ी बोली पर काम करने के लिए बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। वहां पर साहित्य लिखने के लिए शिक्षक अध्यापक नियुक्त किए गए थे। तो बहुत ज्यादा काम कहाँ पर हुआ खड़ी बोली को लेकर? इस फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर किया गया। तो एक हमारे साहित्यकार हैं जिन्होंने कथन दिया कि खड़ी बोली फोर्ट विलियम की टकसाल से निकली है। इसको लिखिएगा, पूछा जाता है। खड़ी बोली शब्द फोर्ट विलियम की टकसाल से निकला। खड़ी बोली शब्द फोर्ट विलियम की टकसाल से निकला। टकसाल से निकला। और सबसे पहले प्रयोग किसने किया इसका? और सर्वप्रथम प्रयोग भाषा मुंशी। अच्छा, भाषा मुंशी की बात करेंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज में प्राध्यापक
अध्यापक नियुक्त किए गए थे, लल्लू लाल और सदल मिश्र। ठीक है, तो भाषा मुंशी लल्लू लाल और सदल मिश्र ने किया, और सदल मिश्र ने किया। अभी ये सवाल किसका है, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये वाला कथन किसका है, तो इंपॉर्टेंट कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह जी का है, इसको आप नोट करें। डॉक्टर बच्चन सिंह, इनके अनुसार खड़ी बोली शब्द फोर्ट विलियम की टकसाल से निकला। और आपको ये भी याद रखना है कि खड़ी बोली भाषा के लिए खड़ी बोली शब्द का प्रयोग सबसे पहले लल्लू लाल ने किया है। अच्छा, एक कथन और आता है कि ब्रज भाषा ऊख है तो खड़ी बोली बांस। ब्रज भाषा ऊख है तो खड़ी बोली बांस। खड़ी बोली बांस, तो ये वाला कथन पूछा जाता है किसका है, प्रताप नारायण मिश्र जी का है। प्रताप नारायण मिश्र। ये सारे कथन महत्वपूर्ण होंगे, याद रखें। आगे बढ़ेंगे, एक और कथन हमारे सामने आता है। कहते हैं सरस्वती पत्रिका के माध्यम से, अच्छा खड़ी बोली प्रयोग तो भारतीय युग में हो चुका था, उससे पहले ही आंदोलन शुरू हो चुका था, लेकिन इसको एक संवर्धित रूप या इसका जो शुद्ध रूप होना चाहिए, चाहे वो व्याकरण की दृष्टि से, वाक्य की दृष्टि से, सबसे ज्यादा जो शुद्धिकरण किया गया वो द्विवेदी युग में होता है, और सरस्वती पत्रिका के माध्यम से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। ये आप बहुत सारी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि कैसे रचनाओं में वो खुद संशोधन किया करते थे, जो अशुद्धियां होती थी उनको ढूंढते थे। तो उस संदर्भ में कथन है कि सरस्वती पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली, सरस्वती पत्रिका, देखो सरस्वती पत्रिका का विशेष योगदान है। भारतीय युग में भी जो पत्रिकाएं निकली उसमें गद्य में लिखा जाने लगा था, और यहाँ तक आते आते भाषा जो है अपने शुद्ध रूप तक पहुंचना शुरू हो जाती है। तो सरस्वती पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली को कविता और गद्य में संभाव से प्रतिष्ठित करने का, खड़ी बोली को, या कह सकते हैं गद्य और पद्य में संभाव रूप मतलब समान रूप से, दोनों चाहे वो गद्य में हो चाहे पद्य में हो, दोनों में ही खड़ी बोली का प्रयोग समान रूप से होने लगा है। तो गद्य और पद्य में संभाव रूप से प्रतिष्ठित करने का ऐतिहासिक श्रेय, प्रतिष्ठित करने का ऐतिहासिक श्रेय महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को है। ऐतिहासिक श्रेय महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को है। यानी इन्होंने बहुत ज्यादा योगदान दिया था इस खड़ी बोली को। पद्य में भी, गद्य तो लिखा ही जा रहा था, पद्य में भी खड़ी बोली का प्रयोग हो सकता है, ऐसा इन्होंने कार्य किया। किसका कथन है ये? राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का है। ठीक है, राम स्वरूप चतुर्वेदी, ये आप थोड़ा सा नोट कर ले, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी के द्वारा ये कथन दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, कुछ और साहित्यकारों की राय खड़ी बोली के संदर्भ में मुझे लगता है देखना चाहिए। कहते हैं, देखो जब खड़ी बोली की शुरुआत हुई ना, तो जैसा मैंने कहा कुछ लोग तो समर्थन कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे साहित्यकार थे जिनको ब्रज भाषा में काव्य करना ज्यादा उचित लगता था, क्योंकि उसमें एक लयात्मकता होती थी, है ना, एक व्यवस्था होती थी जो कविता के लिए चाहिए। खड़ी बोली में शायद वो व्यवस्था कहीं ना कहीं अव्यवस्थित हो गई, तो क्या हुआ, इसका विरोध होने लगा। तो बहुत सारे लोग जो खड़ी बोली का प्रयोग करते थे उनको लंगूर जैसे शब्दों का प्रयोग करके उपहास करते थे, उनका मजाक बनाते थे। तो यहां से एक कथन निकलता है कि बोलचाल की भाषा खड़ी बोली की निंदा करना, बोलचाल की भाषा
बोलचाल की भाषा, खड़ी बोली, खड़ी बोली की निंदा करना, या उसके पुरस्कर्ताओं को, या उसके पुरस्कर्ताओं को लंगूर आदि, देखो कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग जो है उनके लिए किया जाता था, है ना। लंगूर आदि बनाकर, लंगूर आदि बनाकर ब्रज भाषा अपना गौरव नहीं बढ़ा सकती। ब्रज भाषा अपना गौरव नहीं बढ़ा सकती, यानी किसी को नीचा दिखाकर। और ये केवल ब्रज भाषा के लिए नहीं है, किसी भी क्षेत्र में आप देखें, अगर आपके अंदर वो मतलब क्षमता है तो आप अपने आप ऊपर उठेंगे, किसी को नीचा दिखाकर आप ऊपर नहीं उठ सकते हैं। हालांकि ब्रज भाषा में बहुत अपने आप में वो क्षमता थी, कहते हैं ये बोली है लेकिन पूरी संभावना थी या पूरे वो गुण थे जो एक भाषा में होना चाहिए। वास्तव में ब्रज को बोली नहीं, ब्रज को एक भाषा ही कहना चाहिए था, भाषा की संज्ञा दी जानी चाहिए थी। लेकिन जब खड़ी बोली आई तो धीरे धीरे उसका जो वर्चस्व था वो कहीं ना कहीं कम होता चला गया। तो कहते हैं बोलचाल की भाषा, खड़ी बोली की निंदा करना या उसके पुरस्कर्ताओं को लंगूर आदि बनाकर ब्रज भाषा अपना गौरव नहीं बढ़ा सकती। कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए, अच्छा यहां तक आपने केवल खड़ी बोली की बात सुनी, खड़ी बोली के समर्थन में बातें सुनी, खड़ी बोली क्या है उसकी बातें सुनी। कुछ साहित्यकार हैं जो खड़ी बोली के समर्थन में नहीं है। रीजन मैंने वही बताया, मध्य में चूंकि ब्रज भाषा चल रही थी तो उनको लगता है कि ब्रज में काव्य रचना या गद्य बहुत अच्छा, मतलब पद्य जो है वो बहुत अच्छा लिखा जा सकता है। तो उनके भी कुछ कथन आप लिखिएगा, और ये कथन जो है उनके विरोध में है। किसके विरोध में है? खड़ी बोली के, ठीक है। खड़ी बोली के विरोध में भी कुछ कथन आए। कहते हैं खड़ी बोली एक कृत्रिम और नीरस शैली है। खड़ी बोली एक कृत्रिम यानी बनावटी, कृत्रिम और नीरस शैली है, अर्थात इसमें कोई रस नहीं है। जैसा कि अभी हमने कहा कि ब्रज भाषा में जो है लयात्मकता और काव्य के गुण कुछ ज्यादा नजर आते हैं खड़ी बोली की तुलना में। किसने कहा है? ये पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर। और ध्यान रखें ये विरोधी साहित्यकारों में शामिल हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। तो नोट्स अपने बनाते रहेंगे, अपने नोट्स खुद बनाएंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छे से आप पढ़ पाएंगे, कि आपका खुद का बनाया हुआ नोट आपको अच्छे से समझ आएगा। पीडीएफ तो आपको मिलेगी, लेकिन कोशिश करेंगे कि खुद से लिखें। बहुत सारी चीजें ना लिखते हुए भी याद हो जाती हैं, इसीलिए कहा जाता है कि खुद लिखो तो ज्यादा समझ में आएगा। कहते हैं खड़ी बोली रुक्ष और नीरस है। वही बात जो अभी जगन्नाथ दास जी ने कही है, कुछ मिलती जुलती बात, कि भाई इसमें रस नहीं है, वो जो एक रस होना चाहिए इसमें नहीं है। राधाचरण गोस्वामी जी ने कहा है ये, राधाचरण गोस्वामी। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और कथन देखिए, वो भी महत्वपूर्ण हो सकता है। मैं आपको ये कथन इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि कई बार सीधे सीधे कोई कथन दिया जाता है, किसका कथन है ये? क्या ये साहित्यकार इसके समर्थन में थे? खड़ी बोली आंदोलन के समर्थन में साहित्यकार कौन से थे, इसके विरोध में कौन से थे? यहां से भी सवाल बन सकता है। तो कहते हैं कि खड़ी बोली में कविता भाव का अभाव है। खड़ी बोली में खड़ी बोली में कविता कविता भाव का
अभाव है। अब इसका मतलब क्या है? देखो, एक कविता के लिए जो फीलिंग्स होनी चाहिए, क्योंकि कविता क्या कहती है, आनंदात्मक होती है। अब बार बार कह रहे रस नहीं है उसके अंदर, वो नीरस है। तो जो कविता का एक भाव है ना, उसका अभाव है। लालित्य के सदा लाले पड़े रहते हैं। लालित्य के सदा लाले पड़े रहते हैं। सदा लाले, लाले पड़े रहने मतलब हमेशा कमी रहती है। लाले पड़े रहते हैं। कहते हैं कि प्रसाद, प्रसाद मतलब एक जो गुण है हमारे साहित्य के अंदर, प्रसाद का तो पता नहीं। प्रसाद यानी गुण याद रख लें, प्रसाद का तो पता नहीं, मतलब ये कहीं दिखाई ही नहीं देता खड़ी बोली के अंदर। रस क्या, रस भाव भी नहीं। रस क्या, रस भाव भी नहीं है। रस भाव भी नहीं है। और अर्थ, कहते हैं न अर्थ से अर्थ और न मतलब से मतलब। खड़ी बोली में कविता का भाव, कविता भाव का अभाव है। लालित्य के सदा लाले पड़े रहते हैं। प्रसाद का तो पता नहीं। रस क्या, रस भाव भी नहीं। न अर्थ से अर्थ, न अर्थ से अर्थ और न मतलब से मतलब। न मतलब से मतलब। अब ये कथन किसका है? तो ये भी है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का। जगन्नाथ दास रत्नाकर। कथन सारे याद रखें भाई, ना तो इसमें अर्थ का कोई अर्थ होता है, ना इसके मतलब से इनको कोई मतलब है। तो काव्य के जो भी गुण हैं या काव्य के लिए जो महत्वपूर्ण तत्व हैं, उन सब का अभाव जो है देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, ये तो खड़ी बोली की बात हो गई। हमने कहा था खड़ी बोली में कुछ इसके समर्थक हैं और कुछ इसके विरोधी हैं। तो खड़ी बोली कौन रहे हैं? एक तो आपको याद रखना है अयोध्या प्रसाद खत्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। पंडित अयोध्या प्रसाद, अयोध्या प्रसाद खत्री जी हैं। इसके अलावा श्रीधर पाठक जी हैं। श्रीधर पाठक। इसके अलावा बात करेंगे भारतेंदु जी तो है ही हैं। इसके अलावा आप महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को ले लीजिएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये कुछ ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने खड़ी बोली का खुलकर समर्थन किया और खड़ी बोली में अपनी रचनाएं भी की हैं। अब सवाल बनता है फिर विरोध में कौन था भाई? खड़ी बोली से किसको समस्या हो सकती थी? तो खड़ी बोली के विरोधी कौन है और विरोध किस लिए कर रहे थे? मैंने बार बार आपको रीजन बताया कि वो बात नहीं आ रही थी जो एक कविता में होनी चाहिए, वो खड़ी बोली में उनको नहीं प्राप्त हो रही थी, या तत्वों का अभाव उनको नजर आ रहा था। तो एक तो रत्नाकर जी हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, रत्नाकर जी ने इसका विरोध किया। राधाचरण गोस्वामी जी ने, पंडित राधाचरण गोस्वामी, ये देखो उस समय के साहित्यकार। इसके अलावा प्रताप नारायण मिश्र जी की बात करेंगे ना, प्रताप नारायण मिश्र जी भी समर्थन में नहीं थे। तभी उन्होंने कहा कि ब्रजभाषा ऊख है तो खड़ी बोली क्या है? बांस है। बांस ज्यादा मजबूत होगा कि ऊख? ऊख को आप कुल्हाड़ी समझिए, वो ब्रज भाषा ऊख है, वो खड़ी बोली को काट देगी। तो कहीं ना कहीं ये विरोध में ही कह रहे थे, है ना। इसके अलावा बनारसी दास चतुर्वेदी जी हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी,
चलिए, ये कुछ बातें जो हैं आपको समझ में आई होंगी। इसके साहित्यकारों में खड़ी बोली के समर्थक कौन हैं या इसके समर्थन में नहीं आने वाले साहित्यकार कौन हैं। अब थोड़ी-सी हम शुरुआत कर लेते हैं कि वास्तव में खड़ी बोली आंदोलन की शुरुआत होती कहाँ से है। अभी तक आपने खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग किसने किया, खड़ी बोली के संदर्भ में विद्वानों के मत क्या है, इसके विरोधी और समर्थक कौन है, ये सारी चीजें देख ली हैं। अब खड़ी बोली आंदोलन की शुरुआत चलते हैं। खड़ी बोली आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है, कौन करते हैं। तो अगर हम वास्तविक रूप में देखें, देखो नवजागरण की शुरुआत आपने पढ़ी, हिंदी नवजागरण की शुरुआत कब से होती है, 1857 कहते हैं क्रांति होती है, वहीं से सब कुछ शुरू हो जाता है, भारतीय युग से सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। लेकिन खड़ी बोली शुरू होने में थोड़ा सा समय लगता है। कहते हैं 19वीं शताब्दी में जाकर इसकी शुरुआत होती है, 19वीं शताब्दी। और अगर हम वर्ष की बात करें, कई सारी पुस्तकों में समय दिया है 1887 86-87 के बीच में कहते हैं इसकी शुरुआत हो जाती है। और शुरुआत करते कौन हैं, प्रवर्तक कौन हैं, प्रवर्तक इसके हैं अयोध्या प्रसाद खत्री जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है, अयोध्या प्रसाद खत्री जी के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। इनके बारे में ही आचार्य शुक्ल जी ने क्या कहा था कि ये खड़ी बोली का झंडा लेकर चलते हैं। खड़ी बोली का झंडा लेकर चलने वाले कौन हैं, तो अयोध्या प्रसाद खत्री जी हैं। मतलब इतना ज्यादा प्रचार प्रसार की ये बात कर रहे थे। तो इन्होंने कुछ ना कुछ रचना भी की होगी, बिल्कुल। इनकी एक रचना है, ध्यान रखें, इसको भी आप यहीं पर नोट कर लें। इनकी रचना कौन सी है, खड़ी बोली का पद। रचना का नाम क्या है, खड़ी बोली का पद। और ये खड़ी बोली का पद कब लिखा गया था, 1887 ईस्वी में लिखा गया था। इसीलिए हमने कहा कि 1886-87 के बीच में जो है इस खड़ी बोली आंदोलन की शुरुआत होती है। अयोध्या प्रसाद खत्री जी ने शुरुआत की थी। खड़ी बोली का झंडा लेकर चलने वाले ये साहित्यकार माने जाते हैं। और खड़ी बोली का पद इनकी रचना है जो 1887 में आई और खड़ी बोली के समर्थन में लिखी गई थी। तो कुछ बेसिक बातें, जरूरी बातें जो है आपको याद रखनी है। अब थोड़ा सा हम खड़ी बोली और ब्रज भाषा, कहते हैं उस समय थोड़ा सा मध्य में चलते हैं तो शुरुआत इतनी आसान नहीं रही होगी। मध्यकाल में आप कहते हैं कि ब्रज भाषा बहुत ज्यादा उत्कर्ष पर थी। ब्रज भाषा का गोल्डन पीरियड चल रहा था, है ना, स्वर्ण युग चल रहा था उस समय। तो एकदम से जब आप मध्य से आधुनिक में आते हैं तो चीजें कैसे मतलब बदलाव हर कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। आप किसी भी क्षेत्र में देखें, अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं, कुछ बदलाव हो रहे हैं, तो एकदम से ऐसा नहीं कि हर कोई उस बदलाव को एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ भाषा के संदर्भ में भी वही हो रहा है, हर कोई इसको बहुत आसानी से मतलब सम्मान नहीं दे रहा है या अपना नहीं रहा है। तो ऐसे में ब्रज जो है वो साहित्य की तरफ, तो इसको साहित्य का समर्थन मिल रहा था। लेकिन धीरे धीरे खड़ी बोली, चूंकि हमारी आम बोलचाल की भाषा में हम खड़ी बोली का प्रयोग करने लगे थे, तो इसको कहते हैं कि राजनीतिक सपोर्ट मिला। और इस समय जो है राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी हो गई कि बोलचाल की भाषा में हम लोग खड़ी बोली का प्रयोग करने लगे। और जब बहुत से साहित्यकारों को लगा कि केवल बोल नहीं सकते, हम इसमें कुछ रच भी सकते हैं, रचना भी कर सकते हैं, तब उन्होंने शुरुआत की। और जब शुरुआत हुई इसकी, तो एक आंदोलन का रूप ही चल निकला कि भाई अब हम इसमें रचना कर सकते हैं और हमें करनी चाहिए। और रचना केवल गद्य में नहीं, क्योंकि कुछ समय पहले तक आप देखते हैं, जैसे हम भारतीय युग की बात करें तो समय गद्य का विकास हो रहा है, तो खड़ी बोली में गद्य बहुत ज्यादा रचे जा रहे हैं। तो केवल गद्य नहीं भाई, खड़ी बोली में हम पद्य भी रच सकते हैं, कविताएं भी लिख सकते हैं। तो कहते हैं कि पद्य का विशेष योगदान था खड़ी बोली में, और यही वजह थी कि पद्य और गद्य दोनों को साथ लेकर चलने के कारण खड़ी बोली जो है लोकप्रिय होने लगी धीरे धीरे। और अब
सामान्य लोग भी इसको चूंकि समझते थे तो कविताएं भी आसान हो जाती थी। अच्छा, जब आप ब्रज भाषा में कोई कविता पढ़ते हैं ना, तो थोड़ा सा उसका अर्थ निकालना जो सामान्य लोग हैं मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप जिस भाषा में बात कर रहे हैं उसी भाषा में कुछ लिखा है तो इजी हो जाता है उसका भावार्थ भी निकालना। तो कहीं ना कहीं ये जो सामान्य बोलचाल की भाषा में कविताएं हुई, इसलिए शायद इसका समर्थन बहुत ज्यादा मिला। अब कुछ और बातें हम करें तो खड़ी बोली आंदोलन को सपोर्ट सबसे ज्यादा कहते हैं किससे मिला, और अभी हमने बात की किसकी, फोर्ट विलियम कॉलेज की। 1800 ईस्वी में, ध्यान रखें, किसकी स्थापना हुई थी, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। और इस फोर्ट विलियम कॉलेज ने बहुत ज्यादा योगदान दिया इस खड़ी बोली को आगे बढ़ाने के लिए। अब इन्होंने क्या किया भाई, भाषा मुंशी नियुक्त किए, किस लिए, ताकि वो कुछ पुस्तकें बना सके, ठीक है। और किसके नेतृत्व में हो रहा था ये सब, उस समय प्राध्यापक हुआ करते थे जॉन गिल क्राइस्ट। जॉन गिल क्राइस्ट ये कौन है, उस समय के प्राध्यापक हैं, ठीक है, उस समय प्राध्यापक हैं। और इन्होंने दो लोगों को ये नाम दिया था, मतलब ये काम दिया था इन्होंने दो लोगों को कि आपको इस भाषा में रचना करनी है ताकि बच्चों को एक पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराई जा सके। और वो दो नाम कौन है, एक तो लल्लू लाल जी थे जो वहां पर अध्यापक हुआ करते थे, और दूसरे थे पंडित सदल मिश्र। तो ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये कार्यभार सौंपा गया। इसके अलावा जब हम शुरुआती गद्य के विकास की बात करते हैं तो गद्य के उन्नायकों में, खड़ी बोली गद्य के उन्नायकों में 4 लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसमें से लल्लूलाल सदल मिश्र और इंसाअल्लाह खां। इसके अलावा एक नाम और आप बता सकते हैं, चौथा नाम मैं आप लोगों के लिए छोड़ती हूँ, हिंट दे देती हूँ, सुखसागर उनकी रचना थी और उन्होंने भी बहुत ज्यादा योगदान दिया, हालांकि इस कॉलेज से वो नहीं जुड़े हुए थे। चलिए, थोड़ा सा हम इस पर भी चर्चा करेंगे क्योंकि शुरुआती दौर में खड़ी बोली आंदोलन, खड़ी बोली गद्य के प्रमुख उन्नायकों में इनका नाम आता है, ध्यान रखें 4 लोग महत्वपूर्ण। एक तो आपको याद रखना है सदल मिश्र जी का नाम। सदल मिश्र जी को हम क्यों याद रखें, सदल मिश्र जी को क्यों याद रखें, इनकी एक रचना है, याद रखें, नासिकेतोपाख्यान। रचना का नाम क्या है, नासिकेतोपाख्यान। खड़ी बोली में इसको लिखा गया, हालांकि कहते हैं इस रचना पर ब्रज भाषा का भी प्रभाव था। मैंने वही कहा कि चीजें एकदम से नहीं चेंज हो जाती, कुछ कुछ तो आपको परिवर्तन नजर आएगा, लेकिन कुछ पुरानी परंपरा भी निपटी हुई नजर आएगी। इसमें ऋषि नचिकेता की कथा है, नचिकेता की कथा, लेकिन आप इसको पूर्णतः खड़ी बोली में नहीं कर सकते हैं। इसमें ब्रज भाषा का प्रभाव जो है देखने को मिल जाता है, लेकिन प्रयास तो भाई हो ही रहा था कुछ भी हो। और ये जो नचिकेता कथा है ये मूल यजुर्वेद से लिया गया है, यजुर्वेद की कथा थी ये, ठीक है, यजुर्वेद पर आधारित। और इसके अलावा जो कठोपनिषद है, आप लोग अगर कुछ बताना चाहें, कुछ लिखना चाहें तो बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। यजुर्वेद कठोपनिषद की कथा जो है, यानी पुराणों पर आधारित ये कहानियां जो है आपको कई जगहों पर मिल जाती हैं, मुख्य रूप से कठोपनिषद के अंदर आपको ये कथा मिलती है। इसके अलावा महत्वपूर्ण योगदान देने वाले साहित्यकार कौन है, लल्लू लाल जी की बात कर लेते हैं। लल्लू लाल जी ने ऐसा क्या किया, इन्होंने एक रचना की जिसका नाम था प्रेम सागर, ठीक है, रचना का नाम क्या है, प्रेम सागर। अब प्रेम सागर जो है कहते हैं श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद पर आधारित है, दशम स्कंद पर आधारित ये रचना है।
और चूंकि उस समय महत्वपूर्ण कार्य ये कर रहे हैं, कहते हैं इस पर क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है, लेकिन खड़ी बोली में इसको लिखा गया। क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव, ठीक है। और खड़ी बोली गद्य में दिखाई देता है, ये खड़ी बोली गद्य। वही मैंने कहा, जैसे ऊपर आपको ब्रज का प्रभाव दिखाई दे रहा है, तो इनमें क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव आपको नजर आ जाएगा। इसके अलावा हम सदा सुखलाल जी की बात करेंगे, जिसका आपने हमने हिंट दिया था कि सुख सागर इनकी रचना है। सदा सुखलाल, इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, सदा सुखलाल। और रचना क्या है? सुख सागर। रचना है इनकी सुख सागर। अच्छा, इन्होंने ऐसा नहीं कि बहुत कम रचनाएं लिखी हैं, कहते हैं कई पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई। इनका उपनाम भी मिलता है, उपनाम पूछा जाता है नियाज। सदा सुखलाल नियाज जो है इनका उपनाम है, आपने ये भी याद रखना है, ठीक है। अच्छा, इनका जो ग्रंथ है, क्या ये कोई मौलिक ग्रंथ नहीं, उस समय अनुवाद ज्यादा हो रहे थे, तो कहते हैं कि ये श्रीमद् भागवत का हिंदी अनुवाद है। श्रीमद् भागवत का हिंदी अनुवाद। चलिए, अब ये सभी हम इनको शुरुआत में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि शुरुआत गद्य की हो रही है, तो इनकी रचनाओं में वो सारे पुट गद्य वाले हमें देखने को मिल जाते हैं। एक और उन नायक जो हैं इंशाअल्लाह खां, इंशाअल्लाह खां जी हैं। और इनकी प्रमुख रचना कौन है जो हमें याद रखनी है शुरुआती दौर की रचनाओं में? वो है रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी हमने बहुत बार पढ़ा है कि इसका एक और नाम है। रानी केतकी की कहानी का एक और अन्य नाम क्या है, बताइएगा। ये इनके द्वारा लिखी गई रचना है, और कहते हैं कि इनकी रचनाओं में बोल चाल का स्वरूप हमें ज्यादा देखने को मिलता है, यानी जो भाषा बोली जा रही थी वही देखने को मिलती है। बोल चाल का स्वरूप है ये। और बहुत से साहित्यकार जो हैं इसको हिंदी की प्रथम गद्य रचना मानते हैं। आधुनिक हिंदी की हम बात करें तो आधुनिक हिंदी की प्रथम गद्य रचना इसी को माना गया है, आधुनिक हिंदी की याद रखेंगे। चलो, एक सवाल और पूछती हूँ मैं कि हिंदी की गद्य रचना वैसे मुख्य तौर पर किसे मानी जाती है, सर्वमान्य तौर पर किसे मानी जाती है? और इन्हीं की रचना में सबसे ज्यादा गद्य का शुद्ध रूप दिखाई देता है, सबसे ज्यादा शुद्ध रूप जो है, क्योंकि अभी तक आपने देखा कि कुछ ना कुछ प्रभाव निकल के आ रहा था, प्रभाव इन पर भी था, लेकिन सबसे ज्यादा जो शुद्धता है वो इन्हीं की भाषा में हमें देखने को मिलती है। ठीक, इनके बारे में ना आचार्य शुक्ल जी एक शब्द प्रयोग करते, कहते हैं चारों साहित्यकार हुए उसमें इनकी भाषा जो है सबसे ज्यादा चटकीली, मटकीली और मुहावरेदार है। ये आप लिख सकते हैं कि इनकी भाषा जो है, इनकी भाषा चटकीली, मटकीली और मुहावरेदार है। तो ये शुरुआती दौर के हमारे साहित्यकार जिन्होंने खड़ी बोली के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अलावा भी कुछ रचनाएं रही होंगी जिसमें खड़ी बोली का पुट हमें देखने को मिल जाता है, तो बिल्कुल उन रचनाओं के आप नाम लिख सकते हैं। शुरुआती दौर की जो रचनाएं रही हैं, अन्य रचनाएं, अन्य रचनाएं जो प्रभावित थी या जिसमें खड़ी बोली का प्रयोग हमें दिखाई देता है, और वो रचनाएं कौन कौन सी है फटाफट से लिख सकते हैं। एक तो भाषा योग वासिष्ठ, गद्य की पहली परिमार्जित पुस्तक आचार्य शुक्ल जी किसको मानते हैं? इसी को मानते हैं, याद रखेंगे। भाषा योग वासिष्ठ, भाषा योग वासिष्ठ जो है वो किसकी रचना है? राम प्रसाद निरंजनी जी की, राम प्रसाद निरंजनी। इसके अलावा एक रचना है सत्यामृत प्रवाह,
सत्यामृत प्रवाह श्रद्धाराम फुल्लौरी जी की, श्रद्धाराम फुल्लौरी। अच्छा, श्रद्धाराम फुल्लौरी जी को फुल्लौरी क्यों कहते हैं, क्या इनका उपनाम है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। ठीक है, एक भाग्यवती उपन्यास भी लिखा गया इसी क्रम में जिसमें खड़ी बोली का प्रयोग हो रहा है। भाग्यवती जो है उपन्यास, ये भी किसने लिखा है, श्रद्धाराम फुल्लौरी जी ने लिखा है। इसके अलावा चंद छंद वर्णन की महिमा, चंद छंद वर्णन की महिमा किसने लिखा है, कवि गंग ने लिखा है। आगे आप इस पर कुछ और महत्वपूर्ण बातें देखेंगे। और एक पद्म पुराण वचनिका है, पद्म पुराण वचनिका। आवाज वगैरह आ रही होगी तो बता देंगे, आवाज तो आ ही रही है मेरे हिसाब से। इसको किसने लिखा है, दौलत राम, पंडित दौलत राम ने लिखा है। हालांकि कुछ साहित्यकार कहते हैं कि इस पर संदेह है, लेकिन फिर भी ये पद्म पुराण वचनिका जो है दौलत राम जी की रचना मानी जाती है। ये वो रचनाएं हैं जिन्होंने जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया इस क्षेत्र में। अब इनके अलावा भी कुछ कोई व्यक्ति थे क्या, हाँ बिल्कुल, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद जिनको सितारे हिंद की उपाधि दी गई। लेकिन इनका जो गद्य था ना, खड़ी बोली था, वो कहीं ना कहीं, सितारे हिंदी नहीं है भाई, सितारे हिंद है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित था। यानी कहते हैं कि उर्दू अरबी की तरफ, उर्दू की तरफ ज्यादा झुके हुए थे, उर्दू से लदी हुई हिंदी इनकी मानी जाती है। लेकिन खड़ी बोली, चूंकि हम यहाँ पर खड़ी बोली की बात कर रहे हैं, तो वो प्रयोग जो है देखने को मिलता है। अब चूंकि ये जो लिखते थे ना, ये उर्दू की प्रधानता इसमें ज्यादा थी, तो ऐसे में इन्हीं के विरोध में एक और साहित्यकार शिव प्रसाद के विरोध में राजा लक्ष्मण सिंह जी ने, राजा शिव प्रसाद ने एक अखबार भी निकाला था, ध्यान रखें, बनारस अखबार। राजा शिव प्रसाद ने एक अखबार निकाला जिसको कहते हैं बनारस अखबार। अब ये बनारस अखबार चूंकि वो उर्दू की तरफ झुके हुए थे, तो इसमें भी उर्दू का समावेश दिखाई देता है। तो इन्हीं के विरोध में आए राजा लक्ष्मण सिंह जी ने, जो कहते हैं कि इन्होंने शुद्ध हिंदी का समर्थन किया, राजा लक्ष्मण सिंह। और इस बनारस अखबार के विरोध में इन्होंने एक अभिज्ञान शाकुंतलम अनुवाद किया था, जिसको विशुद्ध हिंदी में कहा जाता है। रचना का नाम क्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम, अनुवाद है ये, अभिज्ञान शाकुंतलम। और इस अभिज्ञान शाकुंतलम का इन्होंने अनुवाद किया था, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम का 1886 में अनुवाद इन्होंने किया। और इस अनुवाद में भाषा कैसी थी, ये ध्यान रखें, विशुद्ध हिंदी माना गया इसको, विशुद्ध हिंदी, अर्थात इसमें किसी प्रकार का, 86 नहीं 1862 में था, इसको थोड़ा सही कर लें, 1862, ठीक है, 1862 में इन्होंने अनुवाद किया था। किसी को कोई डाउट हो कहीं पर तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। कुछ और साहित्यकार थे पंजाब क्षेत्र में, अगर हम बात करें तो नवीन चंद्र राय, पंजाब में कौन है, नवीन चंद्र राय जी हैं। इन्होंने क्या किया, इस हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करने का जो है काम किया। इसके अलावा 1893 में आप जानते हैं नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना, और इस सभा ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया, खासकर खड़ी बोली को आगे बढ़ाने के लिए। खड़ी बोली में पुस्तकें इन्होंने निकाली, कई अनुवाद इनके द्वारा प्रकाशित किए गए। पुरानी जो पुस्तकें थी उनको तो जो है ढूंढा ही गया, महत्वपूर्ण काम तो थे ही, लेकिन जो खड़ी बोली है उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। कुछ विशेष तथ्य लिख लेते हैं और क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। ये विशेष तथ्य जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से भी सवाल बन जाते हैं।
कुछ विशेष तथ्यों की बात करेंगे। वन लाइनर आप इसको कह सकते हैं, और सारे महत्वपूर्ण एक ही जगह पर आप इसको लिख लें। हम बात कर रहे हैं किसकी? खड़ी बोली। खड़ी बोली में क्या महत्वपूर्ण काम कब हुआ, किसके द्वारा किया गया? तो प्रथम प्रयोगकर्ता या प्रथम कवि किसको माना जाता है? जिन्होंने खड़ी बोली में कविताएं की हैं, या जिनको आप कह सकते हैं जन्मदाता के तौर पर भी जान सकते हैं इनको, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया। और वो कौन है? अमीर खुसरो जी हैं। पहेलियां और मुकरियां के लिए आप इनको जानते हैं। अच्छा, खड़ी बोली शब्द के प्रथम प्रयोक्ता। खड़ी बोली आप भी लिखते चलें जो भी आपका उत्तर है। एक बार जो भी सवाल मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, इसका सही उत्तर क्या होगा कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, ताकि बाद में आप इसको मैच कर सकें कि आपने जो बताया था वो सही था या नहीं। खड़ी बोली इस शब्द के प्रयोगकर्ता। ये हैं लल्लूलाल जी। बच्चन सिंह जी के अनुसार याद रखना है, ठीक है। दूसरा प्रयोगकर्ता कौन है? ये प्रथम प्रयोक्ता है। इसके अलावा जो प्रयोग किया वो सदल मिश्र, यानी दोनों का नाम लेते हैं, इन्होंने साथ में लिया है। फोर्ट विलियम कॉलेज में दोनों प्राध्यापक मुंशी भाषा मुंशी हुआ करते थे, उसमें लल्लूलाल और सदल मिश्र। तो सबसे पहले ये शब्द लल्लूलाल ने प्रयोग किया, और उसके अलावा सदल मिश्र जी के द्वारा ये प्रयोग हुआ था। सवाल बनता है खड़ी बोली के महाकवि, प्रथम महाकवि कौन है? तो वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। अच्छा, महाकवि हैं तो इन्होंने कुछ ना कुछ कविता भी लिखी होगी। तो प्रथम महाकाव्य जो खड़ी बोली में लिखा गया वो था प्रिय प्रवास। याद रखना है, सवाल बहुत बार पूछा जाता है खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो वो प्रिय प्रवास है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना किसको मानते हैं? खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना। और रचनाकार, जिन्होंने रचना की थी, रचनाकार भी वही हो जाएंगे। गद्य की बात कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे। और ये है चंद छंद वर्णन की महिमा। चंद छंद वर्णन की महिमा। कवि कौन है? कवि गंग जी के द्वारा ये लिखा गया था, ठीक है। अब परिमार्जित खड़ी बोली का रूप कहाँ मिलता है? परिमार्जित यानी शुद्ध रूप जिसको आप कहते हैं, परिमार्जित खड़ी बोली किसकी रचना में हमें देखने को मिलता है? तो वो है भाषा योग वासिष्ठ के अंदर, भाषा योग वासिष्ठ रामप्रसाद निरंजनी। ये सारे एक ही जगह पर लिख लें ताकि रिवीजन करते समय आपको बार बार पन्ने नहीं पलटने पड़ेंगे। भाषा योग वासिष्ठ, रचनाकार कौन है? रामप्रसाद निरंजनी। आचार्य शुक्ल जी ने भी इनको माना है, तो महत्वपूर्ण है, इनको याद रखेंगे। इसके अलावा आधुनिक खड़ी बोली, अब हम आधुनिक काल में जब पहुंचते हैं तो शुरुआती दौर की बात हो गई। आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखें। आधुनिक जुड़ते ही समय चेंज हो गया है, सवाल का उत्तर भी चेंज हो गया है। आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? श्रीधर पाठक जी हैं। प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि भी माने जाते हैं श्रीधर पाठक जी, और प्रथम कवि आधुनिक खड़ी बोली के, ठीक है। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है? इन्हीं का नाम आता है स्वच्छंदतावादी कवि कौन है? तो श्रीधर पाठक जी हैं, इन्हीं का नाम याद रखना है आपने, ठीक है। चलिए, एक सवाल और बनता है कि भाई दक्षिण भारत में खड़ी बोली का प्रयोग किसने किया? दक्षिण भारत में सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग करने किसने किया? मुल्ला वजही ने। भारत में सर्वप्रथम खड़ी बोली के कवि कौन है? यह है मुल्ला वजही, और इनकी रचना कौन सी है? सबरस, ठीक है। सबरस नाम की इनकी रचना है,
और खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है? 1914 में हरिऔध जी ने प्रिय प्रवास लिखा था, उसको तो आप लोग जानते ही हैं। तो ये खड़ी बोली में पहली बार कुछ हो रहा, तो यहाँ तक किसने क्या माना है हमने बात कर ली। अदालती भाषा को लेकर भी कुछ संघर्ष रहे थे। अदालती भाषा, भाई खड़ी बोली को अदालतों में भी स्वीकृत किया जाए, तो सबसे पहले देसी भाषा की शुरुआत। देखो पहले अदालतों में जो जैसा जैसा समय आता है ना, जो राजा है उसकी जो भाषा है वही सब जगह भाषा होती है। जैसे हम मुगल काल में ले लें तो फारसी भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज थी, अंग्रेज आए तो उन्होंने अंग्रेजी को कर दिया, है ना। तो देसी भाषा अदालतों में कब पहुंची थी? एक आदेश पारित किया गया था 1836 में। तो कहा गया कि भाई जो देशी भाषाएं हैं ना, उनको भी अदालतों में प्रवेश दिया जाए। और उसके बाद कुछ सांप्रदायिक ऐसा कारण हो जाता है, लोग विरोध करने लग जाते हैं। तो एक समय और आता है जिसका समय था 1837, एक साल के बाद ही विरोध के बाद जो है उर्दू को जो है ये दर्जा मिल गया, अदालती भाषा बनाया गया। ये मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, बेसिक बातें, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि जो की पॉइंट है उन्हीं को याद रखें। तो 36 में देसी भाषाएं, बाद में क्या होता है, विरोध हो जाता है। और विरोध के बाद फिर ये कहा जाता है, सांप्रदायिक विरोध था वो, कि भाई उर्दू को ही अदालती भाषा में स्वीकृत किया जाए। उसके बाद कहते हैं एक नाम आता है, इस विवाद को, विरोध को जन्म देने वाले या बहुत ज्यादा समर्थन करने वाले थे सर सैयद अहमद खान। ठीक है, कौन थे? सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने देसी भाषा का विरोध किया था और उर्दू का समर्थन किया था। और इन्हीं के समर्थन में उतर जाते हैं कौन? गारसा दा तासी। कहते हैं ये हिंदी के बहुत बड़े विरोधी और उर्दू के बहुत बड़े समर्थक थे। गारसा दा तासी ये कौन है? उर्दू के समर्थक हैं। ठीक, तो इन सब ने मिलकर क्या किया कि भाई उर्दू ही होनी चाहिए एक जो ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो इन सब ने इसके पक्ष में जो है अपना समर्थन दिया। अब एक शिव प्रसाद सितारे हिंद जी जो हैं, शिव प्रसाद सितारे हिंद, हालांकि इनकी भाषा कहते हैं कि उर्दू की तरफ झुकी हुई है, क्योंकि कुछ भी आप एकदम से बदल नहीं सकते हैं, जो प्रयोग कर रहे हैं उसका असर दिखाई देता है। लेकिन इन्होंने एक मेमोरेंडम भेजा था 1868 ईस्वी में। ठीक है, एक मेमोरेंडम भेजा था और इन्होंने क्या किया, फारसी लिपि का विरोध किया, फारसी भाषा का विरोध किया। उर्दू अरबी फारसी चला करती थी, तो फारसी का विरोध किया, है ना। उर्दू की लिपि क्या है? फारसी। तो फारसी लिपि का इन्होंने क्या किया, विरोध किया। और इसके लिए अदालत में एक मेमोरेंडम इन्होंने भेजा था, जो कि महत्वपूर्ण कार्य था अदालतों में से पहुंचाने के लिए। चलिए थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि अब जो नागरी लिपि है वो अदालतों में कब पहुंची। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहते हैं 1900 में जो नागरी लिपि है, नागरी लिपि वो अदालतों में पहुंची थी, अदालतों में पहुंची। 1900 का समय था और इसी समय जो है भारतेंदु जी जो है ऑलरेडी हिंदी के समर्थन में खड़ी बोली चला ही रहे थे। तो ये सारी चीजें हो रही थी। और 1884 में, 1884 में कहते हैं कि बहुत सारे जो परिवर्तन हुए थे, संसार में बहुत कुछ घटित हो रहा था। तो उसको लेकर एक कालचक्र तैयार किया गया था। कालचक्र एक तरह से एक लेख है, आप कह सकते हैं, निबंधात्मक लेख है। तो इसमें इन्होंने जो है नोट किया, भारतेंदु जी ने नोट किया कि हिंदी नई चाल में ढली 1873। हिंदी नई चाल में ढली, नई चाल में ढली। और इन्होंने समय मेंशन किया 1873। ठीक, अब कहते हैं कि ये वो दौर था जब हिंदी जो है, खड़ी बोली हिंदी एक नई चाल में ढल रही थी, अपने शुद्ध रूप में धीरे धीरे आ रही थी। तो ये कालचक्र लिखा गया था, संसार में जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई उनका समय निर्णय एक शीर्षक था, आप इसको लिख सकते हैं। संसार में जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, संसार में जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं
घटनाएं हुई हैं उनका काल निर्णय, मतलब समय निर्धारण किया जाए। और उसी के अंतर्गत, इस लेख के अंतर्गत इन्होंने लिखा कि हिंदी नई चाल में ढली 1873, यानी उस समय को दर्शाया जा रहा है जब हिंदी अपने नए चाल में ढल रही है। इसके अलावा जो हरिश्चंद्र मैगजीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873, और इसके अलावा 1900 सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो सबसे ज्यादा निभाई इस तरफ, 1900 ईस्वी में सरस्वती का प्रकाशन। ऐसी बहुत सी घटनाएं हो रही हैं जो इसको शुद्ध रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं खड़ी बोली को। तो सरस्वती का प्रकाशन 1900 ईस्वी में होता है, और 1910 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज में स्थापना होती है। ठीक है, 1910 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में स्थापना की जाती है इसकी, जो कि महत्वपूर्ण एक कदम था इस दिशा में कि हिंदी को कैसे, खासकर खड़ी बोली हिंदी को कैसे और आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, और जब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे हम लोग, आप जानते हैं, तो हिंदी क्या होती है, सेनानियों के लिए स्वतंत्रता सेनानियों के लिए क्या बनती है, एक माध्यम बनती है अपने विचारों का कैसे आदान प्रदान करना है, संदेश देना है। और फिर एक तबका खड़ा होता है कि भाई जब हिंदी इतना सब कुछ कर ही रही है, बहुत सारी जनता, मतलब व्यापक स्तर पर सबसे ज्यादा कोई भाषा बोली जाती है तो हिंदी बोली समझी जाती है, तो क्यों ना हम हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दें। तो एक सवाल बनता है कि क्या हमारी हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला है? नहीं, क्योंकि प्रयास हो रहे थे, लेकिन उसमें भी विरोध हो जाता है कि भाई हमारे यहाँ पे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो एक क्षेत्र कहेगा भाई आप हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाएंगे तो उसको कंपलसरी कर देंगे, मतलब जरूरी रूप से हमें कहा जाएगा कि इसको बोलो, और ये हमारे ऊपर थोप दी जाएगी। तो इन्होंने विरोध किया, तो राष्ट्रभाषा तो नहीं बन पाई, लेकिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। और कब दिया गया? 14 नवंबर 1949। ठीक है, 14 नवंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, और तब से लेकर अभी तक हिंदी राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित है। संविधान में आर्टिकल अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक भाषाओं की बात की गई है, मतलब ये भाषाओं से संबंधित आर्टिकल हैं। इसमें 343 में क्या कहा गया है? हिंदी की बात की गई है कि हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी होगी। लिपि क्या है? देवनागरी, और भारत की राजभाषा हिंदी होगी। आर्टिकल 351 में इसके प्रचार प्रसार की बात की गई है, इसको याद रखेंगे। कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए काम करे। तो 343 में उल्लेख किया गया है कि हिंदी जिसकी लिपि देवनागरी है वो राजभाषा के रूप में स्वीकृत की जाती है, और 351 में राज्य का कार्य होगा कि इसके प्रचार प्रसार के लिए कार्य करे। तो ये हिंदी आंदोलन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें आपने देखी। हिंदी क्या है, हिंदी की शुरुआत कहाँ से होती है, विद्वानों के मत क्या है, इसके समर्थन में कौन रहे हैं, विरोध में कौन रहे हैं, और कैसे कैसे साहित्यकारों ने रचनाएं की ताकि हिंदी को और आगे बढ़ाया जा सके, और किन किन लोगों का योगदान, किन रचनाओं का, किन पत्र पत्रिकाओं का योगदान रहा, ये सब आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। इस कक्षा को समझने के लिए पहले आप हिंदी नवजागरण को देख लें। भारतेंदु युग में बहुत सारी चीजें होती हैं, मुझे लगता है चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। तो आज की कक्षा में इतना ही, इस क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। मिलेंगे फिर अगली कक्षा में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।